Easy PSM, upbeat modern pop. Easy PSM, snaps are easy. Positive, academic, trustworthy. हेलो दोस्तों, वेलकम वंस अगेन। आज का हमारा टॉपिक है रिलायबिलिटी ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। आज हम एपिडेमियोलॉजी डेमोग्राफी की एक्सरसाइजेज चालू कर रहे हैं जो बायोस्टैटिक से अलग होती हैं लेकिन एग्जाम में पूछी जाती हैं। आज का टॉपिक जो है वो एमबीबीएस के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट पीजी कम्युनिटी मेडिसिन, एमडी कम्युनिटी मेडिसिन, डीएनबी कम्युनिटी मेडिसिन, एमपीएच और नीट पीजी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने थ्योरी में पढ़ा था कि दो टाइप के टेस्ट होते हैं, एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। कोई भी टेस्ट जो है वो हम कोई स्पेसिफिक वैल्यू या मेजरमेंट के लिए हम लगाते हैं और उसकी कोई वैल्यू आती है। वो जो वैल्यू है उसको हम ऑब्जर्व्ड वैल्यू बोलते हैं। उस वैल्यू में तीन कंपोनेंट होते हैं। एक ट्रू वैल्यू, उसकी ट्रू मेजरमेंट क्या वो होता है। एक बायस होता है जिसको हम सिस्टमेटिक एरर भी बोलते हैं। एक रैंडम एरर होता है। सपोज हमें किसी का हीमोग्लोबिन लेना हो और वो हीमोग्लोबिन 10.8 आ रहा हो, तो दैट इज ऑब्जर्व्ड वैल्यू। उस ऑब्जर्व्ड वैल्यूज में एक्चुअल में उसका कितना हीमोग्लोबिन है, सपोज 10.4 है, तो 10.4 उस पर्सन का हीमोग्लोबिन है वो आएगा, प्लस बायस आएगा, सिस्टमेटिक एरर आएगा कि हम कोई सिस्टमेटिक गलती कर रहे हैं रीडिंग में जो हमेशा रिपीट होगी, चाहे वो रीडिंग में कर रहे हो, चाहे वो कैलिब्रेशन में दिक्कत हो गई हो, चाहे वो मशीन में दिक्कत हो, तो वो हमेशा होगी। सपोज 0.3 आ गया। और एक रैंडम एरर जो हर बार अलग अलग आएगा, वो 0.5 हो गया। तो जो 10.8 आएगा वो इन सब से मिलकर बना होगा। तो इस 10.4 के आसपास जो वैल्यू आएगी ऑन एवरेज, वह हमारी एक्यूरेट वैल्यू होगी, तो उसको हम एक्यूरेसी बोलते हैं। ऑन एवरेज ट्रू वैल्यू के आसपास जो वैल्यू आएगी उसको हम एक्यूरेसी बोलते हैं। और ये 0.3 जो है उसको बायस बोलते हैं, जो कि सिस्टमेटिक एरर होता है, हर बार रिपीट होगा। इसको हम दूर कर सकते हैं। हम आगे देखेंगे कि बायस को कैसे हटा सकते हैं, बट इसको हम दूर कर सकते हैं, इट कैन बी रिमूव्ड। और 0.5 है, ये रैंडम एरर है, इसको हम दूर नहीं कर सकते। जब हम इस टेस्ट को बार बार रिपीट करेंगे तो हो सकता है सेम रिजल्ट दे, 10.8 दे, 10.8 दे, 10.8 दे, या 10.7 दे, 10.6 दे, या फिर बिल्कुल ही अलग अलग दे कि 9 दे दिया, कभी 16 दे दिया, कभी 7 दे दिया, कभी 14 दे दिया। तो ये या अलग अलग देगा या सेम रिजल्ट देगा, ये इस एरर के कारण होगा, क्योंकि ये रेंडम है। तो ये कभी 0.5 आएगा, कभी 1 आ सकता है, कभी 3 आ सकता है, इसके कारण आएगा। तो इसको बोलते हैं रिलायबिलिटी। इस एरर को नहीं, ये बार बार टेस्ट जो है वो एक ही रिजल्ट दे, सेम वैल्यू दे, उसको बोलते हैं हम रिलायबिलिटी। एक ही टेस्ट को उन्हीं कंडीशंस में अगर बार बार किया जाए और वो सेम रिजल्ट दे, उसको बोलते हैं रिलायबिलिटी या प्रिसीजन या रिप्रोड्यूसिबिलिटी। मैंने आपको बताया था कि रैंडम एरर को मिनिमाइज नहीं किया जा सकता। ऐसा हम बोलते हैं कि बिल्कुल हमने सब कुछ प्रिकॉशंस ले लिए हैं, सारे प्रिकॉशंस अगर हमने ले लिए हैं, उसके बाद में जो एरर बचे वो रैंडम एरर कहलाता है। अगर पहले गुंजाइश है, उसके कारण रैंडम एरर आ रहा है, तो उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो रिलायबिलिटी का कॉन्सेप्ट यही है कि रिलायबिलिटी हमेशा अच्छी होनी चाहिए, ताकि रैंडम एरर कम आए और बार बार अगर हम टेस्ट रिपीट करें तो सेम रिजल्ट दे। तो ये होगी एक्यूरेसी। ऑन एवरेज हमारी एक्चुअल वैल्यू के आसपास जो वैल्यू आएगी, दैट इज एक्यूरेसी। रिलायबिलिटी, टेस्ट को अगर बार बार रिपीट करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा, दैट इज रिलायबिलिटी। और एक होता है वैलिडिटी।
सपोज हमें बॉडी टेम्परेचर देखना हो और बॉडी टेम्परेचर आ गया 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इस 37 डिग्री सेंटीग्रेड ये क्या हो गया, एक्यूरेसी। अब ये वैलिडिटी है या नहीं, ये किससे पता चलेगा, वैलिडिटी इज एबिलिटी टू डिटेक्ट द ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है स्किन टेम्परेचर हो सकता है कोर बॉडी टेम्परेचर हो। अगर ये 37 डिग्री कोर बॉडी टेम्परेचर है, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू तो हमें यही मेजर करनी थी, अगर ये कोर टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड तो ये वैलिडिटी है। ओके, सो वैलिडिटी इज एबिलिटी टू डिटेक्ट ट्रू वैल्यू। So accuracy refers to the ability of measurement to be correct on average. Validity is ability of test to measure what intends to measure. And precision is also known as reproducibility or reliability. It is the ability of a measurement to give the same result or similar result with repeated measurement of the same factor. तो इसकी डाटा की सहायता से हम देखते हैं वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के कॉन्सेप्ट को। सपोज ये सेंटर में जो ये अपना एक्चुअल टारगेट है, इट इज ट्रू वैल्यू। अब सारे जो पॉइंट्स हैं वो, अब सारे पॉइंट्स जो हैं वो इसके आसपास हैं, तो इसकी वैलिडिटी अच्छी हो गई और लगभग सेम जगह रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब रिलायबिलिटी भी अच्छी होगी। यहाँ पर एक्चुअल टारगेट के आसपास हैं तो वैलिडिटी अच्छी होगी बट रिलायबिलिटी पुअर होगी, क्योंकि ये सब एक ही जगह रिपीट नहीं हो रहे। इसमें ये सब एक ही जगह रिपीट हो रहे हैं, इट मीन्स रिलायबिलिटी अच्छी है बट ये एक्चुअल टारगेट से बहुत दूर है, वैलिडिटी अच्छी नहीं है। और इसमें एक्चुअल टारगेट से बहुत दूर है तो वैलिडिटी पुअर होगी और रिलायबिलिटी भी पुअर होगी, क्योंकि बहुत अलग अलग आ रहे हैं, रिपीट करने पे सेम नहीं आ रहे। वैसे ग्राफ में देखें तो ये सेंटर में जो एक्चुअल वैल्यू है तो ये एक्चुअल वैल्यू के पास आ रहा है, वैलिडिटी अच्छी होगी। और ये ग्राफ जो है उसका ये शेप दिखा रहा है कि सारे मेजरमेंट्स जो हैं वो एक नैरो रेंज में आ रहे हैं, इसका मतलब रिलायबिलिटी भी अच्छी होगी। या नैरो रेंज में नहीं आ रहा है, इसका मतलब रिलायबिलिटी अच्छी नहीं है बट सेंटर में आ रही है ट्रू वैल्यू, इट मीन्स वैलिडिटी अच्छी है। मेजरमेंट जो है वो इस ग्राफ के सेंटर में आ रहा है, इट मीन्स वैलिडिटी अच्छी है बट रिलायबिलिटी अच्छी नहीं है। इसमें नैरो है, इसका मतलब रिलायबिलिटी तो अच्छी है बट जो ट्रू वैल्यू है वो ग्राफ में आ ही नहीं रही है, इट मीन्स वैलिडिटी अच्छी नहीं है। और यहाँ पर ना तो वैलिडिटी अच्छी है और ना रिलायबिलिटी अच्छी है। सो वैलिडिटी ऑफ ए टेस्ट इज डिफाइंड एज इट्स एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन हु हैज़ द डिजीज एंड हु डज नॉट। ठीक है, इसके दो कंपोनेंट होते हैं, सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। ये हमने पढ़ ही रखा है कि सेंसिटिविटी क्या होती है और स्पेसिफिसिटी क्या होती है, इसके फॉर्मूलाज क्या होते हैं। ठीक है, मैंने पहली स्लाइड पे बताया था कि वैलिडिटी इज एबिलिटी टू डिटेक्ट ट्रू वैल्यू, ओके, दैट इज एबिलिटी। और सेंसिटिविटी इज एबिलिटी टू डिटेक्ट दोज हु हैव डिजीज, ट्रू पॉजिटिव। दोनों में डिफरेंस है। गॉट इट। सेकंड होता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मीन्स रिप्रोड्यूसिबिलिटी, हम अगर उसको बार बार रिपीट करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, इसको प्रिसीजन भी बोलते हैं। तो ये जो वेरिएशन है, अगर सेम नहीं आया, जैसे यहाँ पर सेम नहीं आ रहा, तो ये वेरिएशन जो है वो तीन वजह से हो सकता है। एक तो इंट्रा सब्जेक्ट, जैसे कोई सब्जेक्ट है, इसका हमने बीपी लिया तो जैसे हमने सुबह, दोपहर और शाम को 3 बार बीपी लिया और तीनों बार अलग अलग आ रहा है, का मतलब एक ही सब्जेक्ट में अलग अलग बीपी आ रहा है, तो उसको इंट्रा सब्जेक्ट वेरिएशन बोलते हैं। एक होता है इंट्रा ऑब्जर्वर वेरिएशन। एक ही ऑब्जर्वर है, मतलब एक ही पर्सन 2 बार टेस्ट करता है या 2 बार रीडिंग लेता है तो दोनों बार अलग अलग आती है, तो उसको हम इंट्रा ऑब्जर्वर कहते हैं। और इंटर ऑब्जर्वर 2 ऑब्जर्वर हों, 2 पर्सन हों और दोनों अलग अलग रीडिंग ले रहे हों,
दोनों अलग अलग इंटरप्रेट कर रहे हो और उसके बाद में अलग अलग रिजल्ट दे रहे हो, तो उसको इंटर ऑब्जर्वर कहते हैं। इंट्रा सब्जेक्ट वेरिएशन कभी कभी ट्रू होता है। जैसे आपने थायराइड प्रोफाइल करवाई और TSH करवाया या कोई भी करवाया, तो हो सकता है वो फास्टिंग में अलग आए, पोस्ट प्रेंडियल अलग आए। ऐसे RBS भी हो सकता है, ऐसे BP भी हो सकता है मॉर्निंग में कम आए, इवनिंग में ज़्यादा आए, या मॉर्निंग में ज़्यादा आए इवनिंग में कम आए, या एक्सरसाइज के बाद कम आ जाए, ज़्यादा आ जाए, एक्सरसाइज से पहले कम आ जाए, रेस्टिंग में कम आ जाए। तो इंटर सब्जेक्ट वेरिएशन हो सकता है, और जो कभी कभी ट्रू हो सकते हैं। तो उनको दूर करने के लिए हमें इसकी स्पेसिफिक बायोलॉजिकल प्लॉसिबिलिटी पता होनी चाहिए, तो हम इसको दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम ज़्यादा कुछ करने का नहीं है, ये ट्रू हो सकता है या ट्रू नहीं हो सकता, बट हम इस एरर को इसलिए ऐसे कम कर सकते हैं कि उसका जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है उसके पीछे का, वो हमें फॉलो करना चाहिए, और सभी प्रोसीजर एक सिमिलर कंडीशन में करने चाहिए। अगर BP पहले हमने रेस्टिंग पोजीशन पे लिया है, तो अगेन हम रेस्टिंग पोजीशन पे ही लेना होगा। सेकंड वन इज इंट्रा ऑब्जर्वर वेरिएशन। इंट्रा ऑब्जर्वर, एक ही पर्सन 2 बार टेस्ट करेगा तो दोनों बार अलग अलग रीडिंग देगा, दैट इज इंट्रा ऑब्जर्वर वेरिएशन। सपोज एक रेडियोलॉजिस्ट है, वो एक्सरे पढ़ रहा है और उसने सुबह अलग रीडिंग दी और शाम को अलग फाइंडिंग दी, तो वो इंट्रा ऑब्जर्वर वेरिएशन हो गया। ऐसा क्यों होता है? ये सब्जेक्टिव फैक्टर्स अगर आ जाएं उसके कारण होता है। सुबह उसने कुछ और मान लिया, शाम को कुछ और मान लिया, तो इसको दूर करने के लिए हमारे पास सब्जेक्टिव फैक्टर्स बहुत कम होने चाहिए, मिनिमल होने चाहिए। और इसीलिए आपने देखा होगा कि SOPs होती हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होती हैं। तो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर्स जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप्स, कि आपको क्या करना है, ऐसा है तो ऐसा करना है, ऐसा है तो ऐसा करना है, वो सब कुछ डिटेल्ड में लिखा हुआ होता है। उसी को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहते हैं। अगर वो फॉलो करते हैं, तो अगर एक ही पर्सन बार बार कर रहा है तो भी वे एरर्स बहुत कम आएंगे, वेरिएशंस बहुत कम आएंगे। और अलग अलग लोग कर रहे हैं, तो चूंकि वो भी उसको देखकर कर रहे हैं, तो उस टाइम भी वेरिएशंस बहुत कम आएंगे। तो SOPs का कॉन्सेप्ट यही होता है। तो ये हो गया इंट्रा ऑब्जर्वर वेरिएशन। नाउ इंटर ऑब्जर्वर वेरिएशन, इट मीन्स अलग अलग लोग अलग अलग रीडिंग दे रहे हैं, अलग अलग फाइंडिंग दे रहे हैं, इट इज इंटर ऑब्जर्वर वेरिएशन। अब इंटर ऑब्जर्वर वेरिएशन को मेजर कैसे करते हैं, वो आज का हमारा टॉपिक है कि रिलायबिलिटी को मेजर कैसे करते हैं। वैलिडिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी होती है, वैसे रिलायबिलिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला होता है परसेंटेज एग्रीमेंट। परसेंटेज एग्रीमेंट, सपोज ये 2 ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन 1, ऑब्जर्वेशन 2, टेस्ट पॉजिटिव, टेस्ट नेगेटिव, टेस्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो दोनों ने जो पॉजिटिव दिया है A, ऑब्जर्वर 1 ने नेगेटिव और 2 ने पॉजिटिव दिया है, दैट इज B। ऑब्जर्वर 1 ने पॉजिटिव, 2 ने नेगेटिव, दैट इज C। और दोनों ने नेगेटिव दिया है, तो दैट इज D। अब हमें परसेंटेज एग्रीमेंट निकालना है। तो एग्रीमेंट किस में है? एग्रीमेंट या तो A में या फिर D में है। तो एग्रीमेंट आ जाएगा A प्लस D डिवाइडेड बाई A प्लस B प्लस C प्लस D। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला हो गया, परसेंटेज एग्रीमेंट इज A प्लस D डिवाइडेड बाई A प्लस C प्लस D। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी डिजीज का प्रिवलेंस बहुत कम हुआ, सपोज 1% हुआ, तो उसका पॉजिटिव तो बहुत कम आएगा और नेगेटिव जो ज़्यादा आएगा। तो ये नेगेटिव बहुत ज़्यादा है, इसके कारण एग्रीमेंट बहुत ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि D जो है वो न्यूमरेटर में इंक्लूडेड है। तो D के कारण एग्रीमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और हम कहेंगे कि ऑब्जर्वर 1 एंड 2 या प्रोसीजर 1 एंड 2 में बहुत ज़्यादा एग्रीमेंट है। लेकिन वो इसके कारण आ रहा है क्योंकि D बहुत ज़्यादा आ रहा है। D बहुत ज़्यादा आ रहा है तो वो अपने आप ही उसको पुल कर रहा है, और हो सकता है वो उस चीज़ को कंसील कर रहा हो जो ट्रू में एग्रीमेंट हो उनका,
दोनों के बीच में उसको कंसील कर रहा हो, तो उस कंडीशन में हम इसको हटा देते हैं और हमारे पास आ जाएगा ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी, यह आ जाएगा परसेंटेज एग्रीमेंट। सो हमें एक ये एक्सरसाइज दी गई है और इसमें पूछा है कि बी मोड अल्ट्रासोनोग्राफी इमेजेस जो हैं वो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक्स को आइडेंटिफाई करने में उनमें एग्रीमेंट कितना है, फर्स्ट रीडिंग में एंड सेकंड रीडिंग में, दो रीडिंग हमें दी गई है, उनमें एग्रीमेंट कितना है। तो एग्रीमेंट के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर जो दोनों रीडिंग में एक जैसा है कॉन्कोर्डेंट बोलते हैं, अगर दोनों में एक जैसा है हमको कोर्डेंट बोलेंगे, और नीचे टोटल। तो प्लेक्स एंड प्लेक्स 140 में दोनों ने एक जैसा दिया है और 725 में दोनों ने एक जैसा दिया है, तो यहाँ पे परसेंटेज एग्रीमेंट हो जाएगा 140 प्लस 725 डिवाइडेड बाई 986 और ये आ जाएगा 0.8772 मीन्स 87.72। परसेंटेज एग्रीमेंट का एक तो एडवांटेज ये होता है कि बहुत सिंपल होता है, दूसरा ये होता है कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि अपने पास 2/2 टेबल ही हो, 2/2 टेबल से अलग 3/3 टेबल हो तो भी हम परसेंटेज एग्रीमेंट निकाल सकते हैं। हमें तो बस ऊपर कॉन्कोर्डेंट पेयर्स चाहिए। सपोज इसमें अब 3 कैटेगरी होगी, प्लेक्स ओनली, नॉर्मल, प्लेक्स एंड स्कारिंग। सो प्लेक्स एंड स्कारिंग यहाँ पर है, प्लेक्स ओनली दोनों में यहाँ पर है, नॉर्मल यहाँ पर है। तो कॉन्कोर्डेंट ये 3 हो गए, तो इन 3 परसेंटेज एग्रीमेंट कैसे निकालेंगे, 17 प्लस 104 प्लस 725 डिवाइडेड बाई 986 और ये आ जाएगा 85.50%। ओके, सो इसकी लिमिटेशन क्या है, हमने देखी थी अगर प्रिविलेंस बहुत कम होगा तो डी बहुत ज़्यादा आ जाएगा, और डी ज़्यादा आ जाएगा तो जो एग्रीमेंट आ रहा है, सपोज 85% एग्रीमेंट आ रहा है, वो तो डी के कारण आ रहा है क्योंकि डी का कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें बहुत ज़्यादा है, तो उसको एरर देगा, एक्चुअल में जो एग्रीमेंट होगा उसको कंसील कर देगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सिर्फ जो पॉजिटिव आए हैं, जो सिर्फ ए में आएंगे, उसको लेते हैं और उसको बोलते हैं पॉजिटिव एग्रीमेंट। ये हमने देखा था कि 2/2 टेबल ऐसी होती है और परसेंटेज एग्रीमेंट ए एंड डी को कंपेयर करते हैं। जब प्रिविलेंस बहुत कम हो डिजीज का तो डी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ए से हो जाएगा, डी वाला जो स्क्वायर है वो बहुत ज़्यादा हो गया, तो उस कंडीशन में अगर हम डी को इग्नोर कर दें तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी इंटू 100। तो ये हो गया परसेंटेज एग्रीमेंट, बहुत सिंपल होता है। अब परसेंटेज एग्रीमेंट के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि ये जो एग्रीमेंट बता रहा है हो सकता है वो बाई चांस हो, बाई चांस भी तो हो सकता है ना, तो हम बाई चांस में तो इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि बाई चांस तो वो हो गया जैसे मैंने रोड पर जाकर जो लोग बिल्कुल भी इस फील्ड से रिलेटेड नहीं है उनको बोल दिया कि आप एक्सरे रीड करो, और 2 लोगों को बुला लिया और 2 लोगों ने रेंडमली कुछ भी बोल दिया कि डिजीज़ है या नहीं है, डिजीज़ है या नहीं है या नहीं है, फिर भी उनमें हो सकता है 2%, 4%, 10% का एग्रीमेंट आएगा, वो बाई चांस है, और परसेंटेज एग्रीमेंट उस बाई चांस को भी लेता है, बट वो तो ट्रू एग्रीमेंट है नहीं। तो हमें ये जानना है कि इस बाई चांस एग्रीमेंट के बियॉन्ड कितना एग्रीमेंट है, और वो निकालते हैं हम कप्पा स्टैटिस्टिक्स से। कप्पा स्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट कोहेन ने दिया था, इसलिए उसको कोहेन्स कप्पा बोलते हैं। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास 2 चीज़ें होनी चाहिए, पहला कि बाई चांस से कितना बेटर है ये, हाउ मच बेटर इज द एग्रीमेंट बिटवीन द ऑब्जर्वर्स रीडिंग दैट वुड बी एक्सपेक्टेड बाई चांस ओनली। तो हमारे न्यूमरेटर में आ जाएगा परसेंटेज एग्रीमेंट ऑब्जर्व्ड माइनस परसेंटेज एग्रीमेंट एक्सपेक्टेड बाई चांस।
सपोज ऑब्जर्व को P0 से नोट कर दें, एग्रीमेंट बाय चांस इज PC। ये न्यूमरेटर हो गया। सेकंड चाहिए हमें कि मैक्सिमम जो हम अचीव कर सकते हैं वो बाय चांस से कितना ज़्यादा है। मैक्सिमम हम अचीव कर सकते हैं 100 बाई चांस से कितना ज़्यादा है, वो आ जाएगा 100 माइनस PC। तो न्यूमरेटर हो जाएगा 100 माइनस परसेंटेज एग्रीमेंट बाई चांस ओनली। ये हमें डिनोमिनेटर में मिल गया। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा परसेंटेज एग्रीमेंट ऑब्जर्व्ड माइनस परसेंटेज एग्रीमेंट बाई चांस 100 माइनस एग्रीमेंट बाई चांस। तो ये कप्पा निकालने का फॉर्मूला हो गया, बहुत सिंपल सा। और कप्पा होता क्या है? कप्पा क्वांटिफाइज द एक्सटेंट टू विच द ऑब्जर्व्ड एग्रीमेंट दैट द ऑब्जर्वर्स अचीव्ड एक्सीड्स दैट विच वुड बी एक्सपेक्टेड बाय चांस ओनली। मीन्स कि ऑब्जर्व्ड एग्रीमेंट कितना अचीव हुआ वो बाय चांस से कितना एक्सीड कर रहा है, दैट इज कप्पा स्टैटिक्स। और इसको हम एक्सप्रेस करते हैं proportion of the maximum improvement that could occur beyond the agreement expected by chance only। ओके, अगर कोई पूछे आपकी कप्पा की डेफिनेशन क्या होती है, वैसे तो कोई पूछता नहीं है, अगर फिर भी वाइवा में कोई पूछ ले तो आपको ये बतानी है। सो एक एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पे दो टाइप की सोनोग्राफी है, सिंथेटिक 2D मेमोग्राफी एंड डिजिटल 2D मेमोग्राफी। दोनों की रीडिंग में कितना एग्रीमेंट है, दोनों की फाइंडिंग्स में कितना एग्रीमेंट है, वो हमें पता करना है। तो पहला तो हम कर सकते हैं परसेंटेज एग्रीमेंट से। तो परसेंटेज एग्रीमेंट इज नॉट ए गुड मेथड, क्योंकि यहाँ पे बाई चांस कितना है उससे ज़्यादा हमें नहीं पता चलता। तो वी विल गो फॉर कप्पा स्टैटिक्स। ओके, सपोज सिंथेटिक को हम A मान लेते हैं और डिजिटल को हम B मान लेते हैं। तो हमें ये दिया हुआ है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, हम इसे कैसे देख सकते हैं। एक बार हम B को इग्नोर कर दें, स्टेप बाय स्टेप चलने के लिए। सपोज हमने B को इग्नोर कर दिया, तो A में देखें, A जो है वो 58% नॉन डेंस देता है और 42% डेंस देता है। ओके, अगर यही हम 58% और 42% B पे कर दें, B के जो फाइंडिंग थी उस पे कर दें, B ने 128 नॉन डेंस दिए थे, इस 128 का 58% तो A भी नॉन डेंस दे देगा, और 127 जो B ने डेंस दिए थे उसका 42% तो A भी डेंस दे देगा। अगर हम ऐसा कर दें और ये टेबल बनाएं, तो 182 इसका 58%, ये तो ए बी नॉन डेंस दे देगा और ये आ जाएगा 76.44। गॉट इट। और 127 का 42% तो ए बी डेंस दे देगा। बी ने डेंस दिए थे 127, बट इनका 42% तो ए भी डेंस दे देगा, तो ये आ जाएगा 53.34। सॉरी, ये आएगा 105.56। तो हमारे पास ऐसी टेबल आ जाएगी। ए जो है वो टोटल नॉन डेंस का 58% नॉन डेंस देता है और टोटल डेंस का 42% डेंस देता है। तो यही अगर हमने बी वाली फाइंडिंग्स में लगा दिया तो वो बी जो 182 है उनमें से 105 को नॉन डेंस देगा और 53 को डेंस देगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यूज हैं ये तो बाई चांस आ गई, इनको तो दोनों ही देंगे ना, क्योंकि 182 को तो नॉन डेंस बी भी दे रहा था और उस 182 में से 105 को तो ए भी दे रहा है। गॉट इट।
और टोटल 127 डेंस दे रहा था बी, उस 127 में 53 को तो ए भी डेंस दे रहा है, तो ये दोनों वैल्यूज हैं, ये तो बाई चांस आ गई। तो बाई चांस एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 105 प्लस 53.34 डिवाइडेड बाई टोटल दैट इज 309। तो 51.4% तो बाई चांस एग्रीमेंट हो गया, ये तो दोनों ही दे रहे हैं। हमारा फॉर्मूला कप्पा का होता है ऑब्जर्व्ड माइनस बाई चांस डिवाइडेड बाई 100 माइनस बाई चांस। सो बाई चांस हमने पता कर लिया, ऑब्जर्व्ड और पता करना है। ऑब्जर्व पता करने के लिए हम टेबल पर जाएंगे, ये हमारी टेबल थी, तो इसमें ऑब्जर्व क्या आएगा, परसेंटेज एग्रीमेंट। परसेंटेज एग्रीमेंट आ जाएगा ए प्लस डी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो आ जाएगा 168 प्लस 116 डिवाइडेड बाई 309, ये आ जाएगा 91.9%। सो 91.9 माइनस 51.4 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 51.4, ये आ जाएगा 83.3%। सो 83.3 जो है वो कप्पा आ गया, और कप्पा क्या बताता है, कितना एग्रीमेंट है। 2D सोनोग्राफी जो है दोनों टाइप की, उनके बीच में इतना एग्रीमेंट है, और ये एग्रीमेंट बाई चांस से ऊपर है, बियॉन्ड है, दैट इज अ गुड एग्रीमेंट। कंपास के बारे में ज्यादा लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं? ये एक गेम चेंजर है। मुश्किल टॉपिक्स को आसान और क्रिस्प भाषा में स्टूडेंट्स के रियल पर्सपेक्टिव्स के साथ समझाता है। प्रिवेंटिव और सोशल मेडिसिन में टॉप करने के लिए आपकी एसेंशियल गाइड। अपनी कॉपी आज ही लें। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। 2 ANMs independently inspected 200 women for conjunctival pallor। हमें कोइंस्कोपा कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये बी की फाइंडिंग्स हैं, ये ए की फाइंडिंग्स हैं। कप्पा का फॉर्मूला हम जानते ही हैं, कप्पा इज PO माइनस PC डिवाइडेड बाई 100 माइनस PC। सो हमने देखा कि बी जो है वो 35% को पॉजिटिव देता है, 65% को नेगेटिव देता है। यही वैल्यू अगर हम ए की फाइंडिंग्स में लगा दें कि 80 जो है ए ने पॉजिटिव दिए हैं, उनमें से 35% तो बी भी दे देगा, और 120 नेगेटिव दिए हैं ए ने, उसके 65% तो बी भी दे देगा। तो अगर ये 35 करेंगे इट विल कम 28, और 120 का 65 आ जाएगा 78। तो ये जो 28 और 78 है, ये तो ए भी पॉजिटिव दे रहा है, बी भी पॉजिटिव दे रहा है, और ये 78 है, ये ए भी नेगेटिव दे रहा है, बी भी नेगेटिव दे रहा है। तो हम कह सकते हैं ये तो बाई चांस हो रहा है, क्योंकि ये तो दोनों नेगेटिव दे रहे हैं, दोनों पॉजिटिव दे रहे हैं, तो बाई चांस हो जाएगा 28 प्लस 78 डिवाइडेड बाई 200, तो ये आ जाएगा 0.53 आ गया बाई चांस। अब हमें निकालना है परसेंटेज एग्रीमेंट, तो परसेंटेज एग्रीमेंट दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव डिवाइडेड बाई टोटल, तो आ जाएगा 0.75 और 75%, और ये आ जाएगा 53%। अब हमें कप्पा निकालना है, तो कप्पा का फॉर्मूला होता है कप्पा इज PO माइनस PC डिवाइडेड बाई 100 माइनस PC। PO इज 75, PC इज 53, 100 माइनस 53, यह आ जाएगा 0.468 और 46.8% एग्रीमेंट आ जाएगा, जो कि बाई चांस नहीं होगा, बाई चांस के बियॉन्ड होगा। अब कप्पा की वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में आती है, उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं, उसके लिए एक स्केल होती है, उसका नाम होता है लैंडिस एंड कोच स्केल। उसके अकॉर्डिंग अगर कप्पा 0.75 से ज़्यादा है दैट इज एक्सीलेंट एग्रीमेंट बियॉन्ड बाई चांस, अगर 0.4 से 0.75 है दैट इज मॉडरेट एग्रीमेंट, और वी कैन से इंटरमीडिएट टू गुड एग्रीमेंट, एंड लेस देन 0.4 है देन इट इज पुअर एग्रीमेंट। ओके।
ये तो होगी कप्पा की स्केल और कप्पा निकालना। अब जैसे हमने देखा था कि हम कोई भी टेस्ट लगाते हैं, चाहे का स्क्वायर हो, टी टेस्ट हो, कुछ भी टेस्ट हो, तो उसकी हम सिग्निफिकेंट वैल्यू है या नहीं है वो भी निकालते हैं। सपोज यहाँ पे 0.48 आ गया, वो 0.48 सिग्निफिकेंट है या नहीं है, उसके लिए जो टेस्ट लगाते हैं दैट इज फ्लिच टेस्ट। क्या होता है? फ्लिच टेस्ट। सो आज हम पढ़ रहे थे मेजरमेंट्स ऑफ रिलायबिलिटी। उसमें हमने आज दो चीज़ें पढ़ी हैं, परसेंटेज एग्रीमेंट एंड कप्पा स्टैटिक्स। ये हमने टेस्ट की रिलायबिलिटी पढ़ी है। अब जब आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो हम क्वेश्चनर यूज करते हैं, स्टडी टूल यूज करते हैं रिसर्च में, उसकी भी रिलायबिलिटी होती है। वो रिलायबिलिटी अलग है, वो आगे पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि आईसीसी क्या होता है, क्रोनबेक अल्फा क्या होता है। कप्पा उसमें भी आता है, उसमें पियर्सन आर भी आता है। वो अलग कॉन्सेप्ट है, ये वाला अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हम सिर्फ परसेंटेज और कप्पा पढ़ते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय।